Hello students, in this particular session we will be taking up questions of algebra where we left in the first session. तो अगर फर्स्ट सेशन आपने नहीं देखा है तो मैं पिन कर दूंगा लिंक टॉप पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. तो द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू sin x प्लस log x. गिवन है हमको y इज इक्वल टू sin x प्लस log x. डोमेन इज दोज वैल्यूज ऑफ x which are acceptable in this function, in this expression. ठीक है. So as far as sin x is concerned, x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. x can be any value from minus infinity to plus infinity. There is no problem whatsoever. But for log x, x cannot be negative. Less than 0 नहीं हो सकता है. Equal to 0 भी नहीं हो सकता है. So the only values that are permissible are x greater than 0. तो फॉर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स के लिए सारी वैल्यूज अलाउड है बट लॉग एक्स के लिए सिंस ओनली एक्स ग्रेटर देन 0 इज अलाउड, द डोमेन फॉर दिस एक्सप्रेशन इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट इज द डोमेन. इज इट क्लियर? ठीक है. एंड लॉग एक्स का जो वैल्यू है दैट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साइन एक्स का वैल्यू विल बी एनीवेयर फ्रॉम -1 to 1. तो अगर रेंज क्वेश्चन में पूछता तो साइन एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले सकता है एंड लॉग एक्स कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है. क्लियर है? तो रेंज हमारा आता है एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल एक दो ले लेते हैं डोमेन और रेंज के. सो डोमेन और रेंज दोनों पता करने फॉर दीज फंक्शंस. फर्स्ट इज f(x) इज इक्वल टू mod of x minus 3. सिंस दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन और x की वैल्यू हम इसे पुट कर रहे हैं, हम कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर. तो डोमेन हमारा आ जाएगा f कैन टेक अप एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. एंड एज फार एज रेंज इज कंसर्न, सिंस दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन तो mod of x minus 3 है, यानी कि ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा. तो रेंज हमारा आ जाएगा x विल y विल बी या fx विल बी एनीवेयर फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी. तो रेंज होगा 0 टू प्लस इन्फिनिटी और 0 पे इक्वालिटी होगा बिकॉज 0 भी हो सकता है x इक्वल टू 3 पे, इट विल बी 0. क्लियर? फॉर द सेकेंड फंक्शन mod of x minus 5 अपॉन x minus 5, यहाँ पे डोमेन क्या आएगा हमारा, x की कोई भी वैल्यू पुट तो कर सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू के साथ प्रॉब्लम होगा जब हमारा x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू 5 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये नहीं होना चाहिए बिकॉज देन द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड. ठीक है. कुछ लोग कंफ्यूज रहते हो कि यहाँ पे फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, नहीं इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, इट विल बी अनडिफाइंड. ठीक. तो अगर हम x इज इक्वल टू 5 डालेंगे तो द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड बिकॉज अगर हम x को 5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डालेंगे तो इट विल बी क्लोजर टू 0 बट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और x को 5 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू डालेंगे, इतू सा भी छोटा वैल्यू डालेंगे, सो दैट विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी. सो फंक्शन विल बी अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 5 एंड हेंस x इक्वल टू 5 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारी परमिसिबल है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है और फिर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है. डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. और रेंज की बात करें सो यू कैन ऑब्जर्व कि इस फंक्शन में अगर हम x माइनस 5 अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इन दैट केस mod of x minus 5 ओपन करेगा x minus 5 की तरह, तो x minus 5 डिवाइड बाई x minus 5 दैट विल बी इक्वल टू 1. तो fx विल बी इक्वल टू 1 एंड व्हेन x minus 5 इज लेस देन 0 तो उस केस में x minus 5 हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ x minus 5, सो fx विल बी इक्वल टू -1. और 5 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा x minus 5 है. तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है रेंज में, ईदर इट विल बी -1 और इट विल बी 1. ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉपरली लिखने का ये तरीका नहीं है. ठीक है, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, -1 एंड 1. सो दिस इज अवर रेंज फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर होती है बात ये? ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज ऑन अ 26 क्वेश्चन टेस्ट 5 points were deducted for each wrong answer and 8 points were credited for each correct answer. For each correct answers points credited are +8 and for each wrong answer points deducted are -5. Total 26 questions and question is saying if all the questions were answered, how many were correct
इफ द स्कोर वॉज जीरो। तो अगर स्कोर जीरो है इसका मतलब है नेट नेट में जितने करेक्ट किए उतने रॉन्ग से बैलेंस हो गया, इजंट इट सो? बैलेंस हो गया तभी तो स्कोर जीरो आएगा। यानी कि करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो क्या आना चाहिए? अगर करेक्ट पे +8 मिल रहा है, रॉन्ग पे -5 मिल रहा है, यानी कि करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो होना चाहिए 5:8 का, तभी तो होगा 8 × 5 40 और 5 × 8 40, तुम +40 -40 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5:8 रेशियो आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 26 और 5 + 8 आ रहा है 13 आ रहा है, तो 13 यूनिट्स इज इक्वल टू 26, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो करेक्ट होंगे 10 और इनकरेक्ट होंगे 16। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट कितने होंगे, तो दिस विल बी 10, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम सिंह goes to Pushkar Mela with rupees 10,000 to buy exactly 100 animals. He finds that cows are sold at rupees 1,000, horses at rupees 300 and chicken at rupees 550. अब अभी जो लीनियर क्वेश्चन आ रहे हैं दोज आर रिलेटिवली वेरी इजियर, बट ये पीछे के कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए कल कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्कस कराने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एंड दीज आर स्लाइटली बेटर क्वेश्चन ऑन लीनियर इक्वेशन। सो इनको अगर नहीं प्रैक्टिस किया है तो मिस हो जाओगे, ठीक है? अप्रोच समझ लोगे तो इजीली, मतलब कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट्स ऑल। सो देयर आर काउज, हॉर्सेस एंड चिकन। ही फाइंड्स दैट काउज आर सोल्ड एट रुपीज 1000, हॉर्सेस एट रुपीज 300 एंड चिकन एट रुपीज 50। तो नंबर ऑफ काउज प्लस नंबर ऑफ हॉर्सेस प्लस नंबर ऑफ चिकन को n मान लेते हैं, n से एंड कर रहा है, ठीक है, बिकॉज सी से ही मानेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काउज प्लस हॉर्सेस प्लस चिकन, टोटल हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे, कितने परचेज किए होंगे? 100 परचेज किए होंगे, बिकॉज एक्जैक्टली 100 एनिमल्स गिवन है। क्लियर है? फिर हाउ मेनी चिकन शुड ही बाई टू मीट हिज टारगेट ऑफ 100 एनिमल्स? ही हैज टू डेफिनेटली परचेज एक्जैक्टली 100 एनिमल्स। तो काउज प्लस हेन्स प्लस चिकन, सी प्लस एच प्लस एन विल बी इक्वल टू 100। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर श्योर। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? काउज क्योंकि 1000 पे सोल्ड हो रही है तो टोटल परचेज प्राइस होगा काउज का 1000 सी। हॉर्सेस 300 पे सोल्ड हो रहे हैं, तो 300 एच फॉर हॉर्सेस एंड 50 एन फॉर chickens, and total is 10,000. This is our first equation. This is our second equation. अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट पहले फर्स्ट इक्वेशन में 50 मल्टीप्लाई करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा 50 मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 50c प्लस 50h प्लस 50n एंड दैट इज इक्वल टू 5000। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1000 माइनस 50 यानी कि 950c प्लस 300 माइनस 50 250h और n तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 5000। अगेन इस नंबर में हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 से फिर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 50, दिस विल बिकम 19c प्लस 5h एंड दैट इज इक्वल टू 100। Now this is our equation and we have to solve for c and h. Since c और h ये दोनों ही इंटीजर होंगे, isn't it so? c और h दोनों ही इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकते। और 5h हमारा 5 का मल्टीपल होगा, 19c को भी 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, बिकॉज टोटल तो 100 आ रहा है, टोटल तो 100 आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे क्या हमें वैल्यू नहीं दिख रही कि c मस्ट बी इक्वल टू या तो 0 होता या तो 0 होता, ठीक है, और या फिर 95 होगा, 95 बोल रहे 5 होगा, c इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। यानी कि 19c की अगर हम बात करें तो 19c हमारा या तो 95 होगा या फिर 0 होगा। और सिमिलरली जब 0 होगा तो 5h हमारा 100 हो जाएगा, जब 95 होगा तो 5h हमारा 5 हो जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि हमारे जो काउज को हमें परचेज करना मस्ट है, क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, सो ये दोनों केसेस हमारे बनेंगे, इसके अलावा कोई भी तीसरा केस नहीं बनने वाला है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम काउज 0 लेंगे, अगर हमने काउज को 0 लिया और सारे के सारे 100, ये जो 5h आ रहा है हमारा दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि h इज इक्वल टू 20 आ गया यहाँ से, h इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है, और c इज इक्वल टू 0 आ गया। और सेकंड वाले केस में हमारा क्या है, h इज इक्वल टू 1 आया एंड c इज इक्वल टू 19, c इज इक्वल टू 5 आया, और टोटल हमें चाहिए 100। तो यहाँ से चिकन की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट वाले केस में आएगी 80 और सेकंड वाले केस में आएगी 94। तो ये दो केसेस बनेंगे। सिंस हमें गिवन नहीं हुआ है कि काउज परचेज करना मस्ट है,
तो पहला वाला केस भी पॉसिबल तो है, बट गिवन कंडीशंस, मतलब जो ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से 94 विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। बट n इज इक्वल टू 80 इज ऑल्सो आंसर, यानी कि चिकन का नंबर 80 भी हो सकता है अगर हम 20 हॉर्सेस को परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, in a given period of days, it was observed that when it rained in afternoon, it had been clear in the morning. And when it rained in the morning, it was clear in the afternoon. It rained on 9 days and was clear on 6 afternoons and 7 mornings. How long was the period? ऐसे क्वेश्चन LR में भी आते हैं कई बार। So in a given period of days, it was observed that when it rained in afternoon, it had been clear in the morning. यानी कि अगर आफ्टरनून में रेन हुआ है तो मॉर्निंग में इट वॉज क्लियर। ठीक है। सो आफ्टरनून में अगर रेन हुआ है, हमारा बारिश हुआ है, ठीक है, सो उस केस में मॉर्निंग वॉज क्लियर, मॉर्निंग स्काई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। सेकेंड केस है हमारा जबकि बारिश हमारा हुआ है मॉर्निंग में, और अगर मॉर्निंग में बारिश हुआ है तो उस केस में आफ्टरनून वर क्लियर, यानी कि दो में से कोई एक तो क्लियर रहा ही होगा। और ऐसे दिन जबकि कोई रेन नहीं हुआ है तो मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों ही क्लियर रहे होंगे। तो ये तीन केसेस है। क्वेश्चन सेइंग इट रेन्ड ऑन 9 days and was clear on 6 afternoons and 5 mornings. So how long was the period? रेन्ड ऑन 9 days, यानी कि 9 days में से कुछ डेज ये होंगे, कुछ डेज ये होंगे, और बाकी दिन यहाँ पे होंगे। और इट इज गिवन दैट क्लियर ऑन 6 afternoons and 7 mornings. तो 6 afternoon और 7 morning में से कुछ आफ्टरनून और मॉर्निंग ये वाली होंगी, और कुछ आफ्टरनून ये वाली होंगी, और कुछ मॉर्निंग ये वाली होंगी। Isn't it so? तो क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। क्या अप्रोच होना चाहिए? हमें पता है रेनिंग हुई है, रेन हुआ है 9 days, तो अगर हम एज्यूम कर लें लेट अस से x days आर दोज जबकि आफ्टरनून में रेन हुआ है, ऐसे x days है, और टोटल क्योंकि 9 days है तो यानी कि 9 - x ये वाले होंगे। Isn't it so? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो x हमारे मॉर्निंग्स क्लियर होंगी, x मॉर्निंग्स क्लियर होंगी यहां से, और 9 - x आफ्टरनून क्लियर होंगे यहां से, और ये वैल्यू तो इसको अलग से एज्यूम करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू y लेट अस से। तो यहां से हमें क्या पता चला, और यहां पे तो y मॉर्निंग्स है और y आफ्टरनून्स है। पहले इसको थोड़ा लंबे तरीके से कर लेते हैं समझ के, फिर उसके बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में करना क्या था। इतना सब करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। सो x मॉर्निंग प्लस y मॉर्निंग, यानी कि टोटल मॉर्निंग्स हमारी कितनी हो जाएंगी, x प्लस y हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 7। मॉर्निंग्स कितनी क्लियर है? 7 मॉर्निंग्स क्लियर है। और फिर दूसरी चीज है 9 - x आफ्टरनून क्लियर है और y आफ्टरनून क्लियर है इस वाले केस में। सो 9 - x प्लस y दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि यहां से y माइनस एक्स, और ये 9 उधर जाएगा, इज इक्वल टू -3, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके x विल बी इक्वल टू 5 एंड y विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, जैसे ही x इक्वल टू 5 आया, सो वी नो देयर आर 5 days जबकि आफ्टरनून में रेन हुआ है, एंड इफ दिस इज 5 सो 9 - 5 दिस विल बी इक्वल टू 4 days होंगे जबकि मॉर्निंग में रेन हुआ है, और y इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 days ऐसे होंगे जबकि हमारा रेन नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 5 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 11 days। ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, बट ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा और अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो करेक्ट अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए? देखो 9 days रेन हुआ है ये तो हमें पता है, 6 आफ्टरनून क्लियर है, 7 मॉर्निंग्स क्लियर है। ये जो 9 days हमारा रेन बता रहा है, इन 9 days में कुछ हमारे, इन 9 days में से कुछ डेज में हमारा क्या होगा, कुछ डेज पे हमारा आफ्टरनून में बारिश हुआ होगा और कुछ डेज पे मॉर्निंग में बारिश हुआ होगा। तो ये 9 days भी तो हमारा इफेक्टिवली 9 आफ्टरनून प्लस मॉर्निंग ही बता रहा है जबकि क्लियर नहीं है। इजंट इट सो? ये 9 days इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ आफ्टरनून एंड मॉर्निंग, जो कि क्लियर नहीं है जबकि बारिश हुआ है। और एक दिन में 2 पीरियड्स हैं, एक आफ्टरनून का एक मॉर्निंग का। तो अगर हम इस 9 को 6 और 7 में ऐड कर लें, इस 9 को 6 और 7 में ऐड कर लें, हमें नहीं जानना है कि कितने आफ्टरनून है इस 9 में से, कितने मॉर्निंग है। अगर हम स्ट्रेट अवे 9 को 6 और 7 में ऐड कर लें, बिकॉज 6 हमारे आफ्टरनून है, 7 मॉर्निंग है, और ये कुछ आफ्टरनून कुछ मॉर्निंग है, बट
नंबर ऑफ डेज जितने भी होंगे, हर एक दिन में एक आफ्टरनून होगा, एक मॉर्निंग होगा। जब हम इनको सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर लें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ डेज कितने हैं, बिकॉज एक दिन में एक आफ्टरनून है, एक सेशन है, एक मॉर्निंग सेशन है। तो डिवाइड बाई 2 करके हमें नंबर ऑफ डेज स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा। 9 + 6 इज 15 + 7 22/2, 11 डेज हमारा क्लियरली आंसर आ जाएगा। क्या इस पैटर्न को समझ पा रहे हो कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें स्ट्रेट अवे क्या करना है, डायरेक्टली 9 + 6 + 7 कर देना है और फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस हमारा ऑलरेडी निकल रहा था, डिवाइड बाई 2 करने पे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो 11 डेज विल बी अवर आंसर। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्जैक्टली नहीं जानना है कि कितने ऐसे दिन हैं जबकि मॉर्निंग में बारिश हुआ है, कितने ऐसे दिन हैं जबकि आफ्टरनून में बारिश हुआ है। अगर वो जानना होता तो फिर हमें ऐसा ही अप्रोच फॉलो करना पड़ता, बट सिंस वो जानना नहीं, हमें टोटल नंबर ऑफ डेज जानना है, तो हमारा ये जो दूसरा वाला अप्रोच है, ये शॉर्टकट, ये काम करेगा और हमें ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ए मैन परचेज्ड 40 फ्रूट्स विच आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, 40 टोटल है, 40 इज टोटल, और एप्पल्स और ऑरेंजेस उसने परचेज किए हैं, टोटल इज 40 फॉर ₹17। हैड ही परचेज्ड एज मेनी ऑरेंजेस एज एप्पल्स, यानी कि जितने उसने एप्पल परचेज किए अगर उतने ऑरेंज परचेज किए होते हैं इंस्टेड, एंड एज मेनी एप्पल्स एज ऑरेंजेस, यानी कि जितने उसने ऑरेंज परचेज किए उतने एप्पल परचेज किए होते हैं, यानी कि अभी जो नंबर है पहले वाले केस में वो नंबर स्वैप हो जाए एप्पल ऑरेंज का, तो ही वुड हैव पेड ₹15। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। अगर हम इक्वेशन बनाएं तो अगर एप्पल्स ए परचेज किए हैं उसने और ऑरेंजेस ओ परचेज किए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 40 में से ए एप्पल्स होंगे, ठीक है, और ओ ऑरेंजेस होंगे। एक सेकंड, एक्स और वाई मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो अगर एक्स हमारे एप्पल्स हैं, वाई ऑरेंजेस हैं, और एप्पल्स का कॉस्ट ए है, ऑरेंजेस का कॉस्ट ओ है, सो ए एक्स प्लस ओ वाई इज इक्वल टू 17। एंड सेकेंड केस में एक्स और वाई स्वैप हो जाएगा, तो ए वाई प्लस ओ एक्स is equal to 15. Now if we add both the equations, this will become a into x plus y plus o into x plus y, and that is equal to 32. And we know कि x plus y कितना है, x plus y is equal to 40. Total 40 fruits purchase किए हैं, so directly we can say that a plus o into 40 is equal to 32. So a plus o will be equal to 32/40, which is 80 पैसा, यानी कि एक एप्पल और एक ऑरेंज का जो कॉस्ट है दैट इज 80 पैसे। ऑप्शन सी। क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? एंड नाउ यू मस्ट हैव बीन क्लियर कि पहले हमें दिया है एप्पल्स और ऑरेंजेस का नंबर, हमें नहीं पता कितने हैं, बट ये पता है कि पहले वाले केस में जितने एप्पल्स हैं अगले वाले केस में उतने ही ऑरेंजेस हैं। तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 17 + 15 32 हो जाएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स भी 40 हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी 40 ही हो जाएगा। तो 40 एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस का कॉम्बो हमें मिल रहा है, पेयर मिल रहा है 32 में। सो 1 एप्पल एंड 1 ऑरेंज विल बी ऑफ 32/40, विच इज 80 पैसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 truck drivers went to roadside cafe. First purchased 4 sandwiches, 1 coffee, 10 biscuits and paid ₹1.69. Second purchased three sandwiches, 1 coffee, 7 biscuits and paid ₹1.26. So what did the third truck driver pay for a sandwich, a cup of coffee and 1 biscuit? ट्राई करो। सो फर्स्ट केस में 4 सैंडविचेस हैं, 1 कॉफी है, और सैंडविच का कॉस्ट एस है, कॉफी का कॉस्ट सी है, और 10 बिस्किट्स है, बिस्किट कॉस्ट बी है, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 169 लिख देते हैं। ठीक है, रुपीज में नहीं, पैसे में लिखा है, 169 के बराबर हो गया। सेकंड इक्वेशन बनेगा हमारा 3 सैंडविचेस प्लस 1 कॉफी प्लस 7 बिस्किट्स, एंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 1.26 या फिर 126 पैसे। और हमें जानना क्या है, हमको जानना है 1 सैंडविच प्लस 1 कप ऑफ कॉफी प्लस 1 बिस्किट का टोटल कॉस्ट क्या होगा। सो दैट इज अवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वी नो कि टोटल 3 अननोन्स है, 3 अननोन्स है हमारे पास। सैंडविच का प्राइस भी जानना है, कॉफी का प्राइस भी जानना है, बिस्किट का प्राइस भी जानना है। इक्वेशंस हमारे पास 2 ही है, देयर आर 2 इक्वेशंस 3 अननोन्स, तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, बिकॉज अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं तो तीन अननोन्स हैं, इफ देयर आर 3 अननोन्स देन देयर मस्ट बी 3 इक्वेशंस, बट यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशंस तो सिर्फ 2 है।
इजंट इट सो? तो हमें सबका सेपरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू नो कि कितने सैंडविचेस हैं, कितने आई मीन एक सैंडविच का कॉस्ट क्या है, एक कॉफी का कॉस्ट क्या है, एक बिस्किट का कॉस्ट क्या है. बट स्टिल इट माइट बी पॉसिबल टू फाइंड आउट कि ये वैल्यू हमें मिल जाए. ये बात आई रिपीट कि अगर हमारे पास 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो हम सारे अननोन की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता कर सकते, बट कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं जुगाड़ करके. दैट इज प्रॉब्ली पॉसिबल. हमेशा वो भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन भी ना पता चल पाए. तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है इफ देर आर 3 अननोन्स, 2 इक्वेशंस. तो डेफिनेटली हम तीनों अननोन तो नहीं पता कर पाएंगे. ठीक है. सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. हमेशा नहीं होगा पर ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है. अगर हमें पूछा है इस तरह का कोई क्वेश्चन और पता भी चल सकता है. इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा बिकॉज हमें ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. तो ये डिटरमाइन हो जाएगा. कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे करेंगे, वही सोचना है, वही सोचना है. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को घटा दें, बिकॉज फर्स्ट में 4s है, सेकंड में 3s है, 10b 7b, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसी वाला चैप्टर तो क्लोज हो जाएगा तुरंत. तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4s माइनस 3s यानी कि s प्लस 3b इज इक्वल टू 43. ठीक है. s प्लस 3b इज इक्वल टू 43. हमको हमारा पर्पस क्या है, 1s प्लस 1c प्लस 1b चाहिए. तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 3s प्लस 9b इज इक्वल टू 129. और अब अगर इसको पहली इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट कर दें 3s प्लस 9b को, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1s प्लस 1c प्लस 1b एंड दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 129 यानी कि 40. और क्वेश्चन ने यही तो पूछा था. ठीक है. तो दिस विल बी अवर आंसर. अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको स्किप मार देना है. ठीक है. उसको स्किप मार देना है. बिकॉज वैसे तरीका और एक है कन्वेंशनल तरीके से करने का, बट टाइम ज्यादा लगेगा. वहां पे क्या करोगे आप कि एज्यूम कर लो कि आप पहली वाली क्वेश्चन को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो और दूसरी वाली को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो. और नेट में आपका क्या है, कोफिशिएंट मैच कराने हैं आपको. तो पहले वाले केस में कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 4 इंटू ए. ठीक है. प्लस 3 इंटू बी कर दो, माइनस 3 इंटू बी कर दो, जैसे भी कर दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं मान लो, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 1. पहली इक्वेशन ये बनेगी. सेकेंड इक्वेशन होगी a प्लस बी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. और थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी 10a प्लस 7b इज इक्वल टू 1. अब किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो. ठीक है. अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करने से जो ए और बी की वैल्यू आ रही है, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, आई रिपीट, पहली कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो और दो इक्वेशन को सॉल्व करने से जो ए और बी की वैल्यू आती है, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तब तो डेफिनेट सॉल्यूशन आ रहा है. पर अगर तीसरी इक्वेशन पे डालते ही वो वैल्यू कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है, इक्वालिटी नहीं मैच करता है, तो डेफिनेटली उस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड सॉल्यूशन होगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो a प्लस बी 1 है, यानी कि 3a प्लस 3b क्या आ जाएगा, यहां से 3a प्लस 3b विल बी इक्वल टू 3. और 4a प्लस 3b 1 है, तो अगर 3a प्लस 3b सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, a विल बी इक्वल टू -2. एक सेकंड, 4a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, तो यस a विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी कि -2. a इक्वल टू -2 आ गया. और अगर a इक्वल टू -2 है तो b इज इक्वल टू 3 होगा. और अगर ये दोनों वैल्यूज हम थर्ड इक्वेशन में पुट करें, a इक्वल टू -2 से ये हो जाएगा -20 और प्लस 21. सो यस दिस इज सेटिस्फाइंग, 1 आ रहा है. तो यही दो वैल्यूज आएंगे हमारी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, -2 इंटू 169 प्लस 3 इंटू 126. बट ये देख रहे होगे कितना थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लंबा तरीका है. तो हम डायरेक्टली जुगाड़ करके कर लें वो ज्यादा बेटर है बजाय कि इस अप्रोच के. बट ये जनरल अप्रोच है, ये हमेशा काम करेगी. ठीक है. तो इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है. तो दिस विल बी -338 प्लस 3 इंटू 126 यानी कि 378. सो आंसर विल बी 40 पैसे. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. सो अल्टीमेटली वी आर एबल टू सॉल्व इट, है कि नहीं? Isn't it so? क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अभी इस सेशन में इतना ही रखते हैं.
और विल टेक अप द रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो एक्सप्रेशंस पे हैं, इनइक्वालिटीज़ पे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे हम, ठीक है। दिस सेशन इज दिस मच ओनली। और अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।